जय हिंद बच्चों। आज मैं आपको कृतिका का ही 3rd चैप्टर रीढ़ की हड्डी पढ़ाने जा रही हूँ। अब तक मैंने आपको मेरे संग की औरतें पाठ को पढ़ाया। अब यह एक एकांकी नाटक है। इसमें लेखक ने नारी के सम्मान और रूढ़िवादिता का विरोध करने के लिए लोगों को आग्रह किया है। पाठ के माध्यम से लेखक ने बताया है कि समाज में आज भी समाज में क्या होता है कि नारी का सम्मान नहीं करते, बल्कि अपनी नारी को पुरुष से कम समझते हैं। और इस सब का विरोध उन्होंने उमा के माध्यम से किया है। तो जैसा कि इस एकांकी में प्रमुख पात्र है उमा, जो कि एक महिला है जो जिसके वर की तलाश के लिए उसके पिता बहुत परेशान है। वो एक शिक्षित महिला है और लेकिन वो रूढ़िवादिता का विरोध करती है। शंकर इस उमा को देखने आने वाला एक युवा पुरुष है, जो कि रीढ़ की हड्डी सारा जो शीर्षक है वो उसी के इर्द गिर्द घूमता है। क्योंकि युवा क्या होता है, युवा रीढ़ की हड्डी का शरीर में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। वैसे ही युवाओं का समाज में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। अगर हमारे युवा जो होते हैं, अगर हमारे युवा अच्छे नहीं होंगे तो देश का भविष्य अच्छा नहीं होगा। देश उन्नति नहीं कर पाएगा। कहने का तात्पर्य यही है। इसके अलावा रामस्वरूप, जो कि उमा के पिता हैं, एक मजबूर पिता लेखक ने प्रदर्शित किया है उनको कि एक उनकी लड़की के लिए, उमा के लिए वर को तलाशते वो बहुत थक जाते हैं। इसलिए वो रूढ़िवादी परंपरा से समझौता कर लेते हैं और कोशिश करते हैं कि वो उमा अपनी एजुकेशन को छिपाए, क्योंकि जो वर पक्ष वाले लोग होते हैं वो उन्हें एक शिक्षित महिला नहीं चाहिए, बल्कि एक घरेलू महिला को वो की अपेक्षा रखते हैं। इसलिए वो चाहते हैं वो इस घर में रिश्ता हो और उनकी लड़की की जो एजुकेशन है उसको हम छिपा सकें। अगला है गोपाल प्रसाद। गोपाल प्रसाद एक पढ़े लिखे और सभ्य समाज से संबंध रखने वाले पुरुष हैं। वो एक शंकर के पिता हैं। वो दिखाने के लिए तो समाज में अपने आप को उच्च और शिक्षित प्रदर्शित करते हैं, लेकिन वैसे वो रूढ़िवादिता के पक्षधर हैं। वो नहीं चाहते कि उनकी बहू उनके बेटे से ज़्यादा पढ़ी लिखी आए। इस तरीके से इसके अलावा उमा की माँ का प्रेमा है, जो उमा की माँ है वो एक घरेलू महिला है। और इसके अलावा उनका एक नौकर है जो उनके साथ सज्जा में उनका साथ देता है। तो आइए उस नाटक में बताया गया, इस नाटक को आगे पढ़ाने से पहले हम इसके संक्षेप में इसके कहानी को जानें कि इस पाठ में हमें क्या बताया गया है। तो लेखक ने बताया है, जैसे कि जगदीश चंद्र माथुर इसके राइटर हैं, उन्होंने बताया है कि किस तरीके से हमारा जो समाज है वो स्त्रियों को आगे बढ़ने नहीं देना चाहता। उन्होंने यही बताया है पाठ के माध्यम से कि जो उमा होती है, बड़े घर का जो वातावरण है वो ऐसा दिखता है कि बहुत ज़्यादा घर में काम काज फैला हुआ है। उमा को देखने वाले के लिए लड़के वाले आते हैं। घर वाले बड़ी तैयारी में लगे होते हैं, बड़ी उत्सुकता से उनका स्वागत करने की तैयारी में होते हैं। तभी लड़के के पिता, जो कि गोपाल प्रसाद जी और शंकर, दोनों घर में प्रवेश करते हैं। जो प्रवेश करते हैं तो जो उनकी बातचीत चलती है, तभी उनकी जो लड़की होती है उमा को बुलाते हैं, चाय नाश्ता लेके बुलाते हैं। तो वो उससे बातचीत करते हैं। गोपाल प्रसाद, जो कि शंकर के पिता हैं, उनसे बातों में पूछते हैं कि आप क्या करते हो। देखते हैं तभी कि उसकी आंखों पे चश्मा लगा होता है। तो वो कहते कि बेटा तुम्हारे चश्मा क्यों लगा है। तभी उन्हें पता चलता है बातों, वो उमा उसका उत्तर देती है। उससे पहले जो रामस्वरूप हैं वो बताते हैं कि बस आजकल ऐसा ही होता है कि
घर में कामकाज की वजह से और चश्मा क्या शौक की वजह से भी लगा लेते हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं बताते कि वो पढ़ी लिखी लड़की है। कुछ देर बाद जब बातों बातों में वो कहते हैं कि बेटा क्या आप पढ़ती हो, तो इस पर उमा भड़क जाती है और वो कहती है कि पढ़ना लिखना कोई गुनाह नहीं है, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ। और आपके पुत्र से पूछिए कि ये लड़कियों के हॉस्टल के आसपास क्यों घूमता है, यानी इसका चरित्र ही कुछ नहीं है। और मैंने पढ़ाई लिखाई की है, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने कोई अपराध नहीं किया है जो मैं अपनी पढ़ाई को जाए। और आप जैसे लोग अगर आपको मुझे पसंद नहीं करते हैं तो ये आपकी गलती है, ये मेरे पार्ट से गलती नहीं है। गोपाल प्रसाद अपनी इंसल्ट समझते हैं और क्योंकि वो नहीं उसका सामना नहीं कर पाते वो माँ का, और वो वहाँ से उठकर चले जाते हैं। तभी रामस्वरूप को पता चलता है और थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल हो जाते हैं, पहले भड़कते हैं फिर नॉर्मल हो जाते हैं। इस तरीके से उन्होंने बताया है। यह शीर्षक बड़ा ही प्रतीकात्मक है कि रीढ़ की हड्डी से मतलब है युवाओं से मतलब है। अगर हमारे देश के जो युवा पीढ़ी ही अगर चरित्रवान नहीं होगी, उनका ही चरित्र अगर अच्छा नहीं होगा, तो हमारा देश का उत्थान नहीं वो कर सकते, हमारे देश को प्रगति पर नहीं ले जा सकते। तो आइए अब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा, अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा, यानी अधेड़ से मतलब है 50 साल के लगभग एक व्यक्ति पुरुष हैं, वो तख्त को पकड़े आगे अंदर आते हैं रूम में। पूरे कमरे की तैयारी चल रही होती है। बाबू अभी धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर, बस बस। इस पर नौकर बोलता है बिछा दूं साहब। बाबू बोलते हैं इस पर जरा तेज आवाज में बोलते हैं बाबू कि और क्या करेगा, परमात्मा के यहाँ अकल बट रही थी, तो देर से पहुंचा था क्या, बिछा दूं साहब। और यह पसीना किस लिए बहा आया है। इस पर नौकर तख्त बिछाता है और हंसने लगता है। बाबू हंसता क्यों है, अभी हमने भी जवानी में कसरतें की हैं, कलसों से नहाना था लोटों की तरह। यह तख्त क्या चीज है, इसे सीधा कर लो। हाँ हाँ बस। और सुन, बहू जी से दरी मांग ला, इसके ऊपर बिछाने के लिए चादर भी कल जो धोबी के यहाँ से आई है वही। इस पर नौकर जाता है। बाबू गुलदस्ता साफ करते हैं, कुर्सियों पर भी 2-4 हाथ लगाते हैं। सहसा घर की मालकिन प्रेमा आती है। गंदगी रंग छोटा कर चेहरे और आवाज से जाहिर होता है, किसी काम में अब बहुत व्यस्त है। उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है, खाली हाथ। बाबू साहब यानी जो रामस्वरूप हैं दोनों तरफ देखने लगते हैं। प्रेमा बोलती है, जो कि उमा की माँ है, वो कहती है मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई, एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में। रामस्वरूप बोलता है इस पर धोती। प्रेमा हाँ अभी तो बदल कर आए हो, फिर न जाने किस लिए। इस पर रामस्वरूप बोलता है, दोनों में यानी कि वार्तालाप चल रहा है, लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने। प्रेमा बोलती है इस पर, यही तो कह रहा था रतन। क्यों बे रतन, तेरे कानों में डांट लगी पड़ी है क्या। मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चादर आई है उसे मांग ला। अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं, उल्लू कहीं का। अच्छा जा, पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बक्स के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं ना, उन्हीं में से एक चादर उठा ला। और दरी यहीं तो रखी है कोने में, वह पड़ी तो है। दरी वह उठाते हैं। बीवी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी, जल्दी जा। इस पर रतन जाता है और दोनों पति पत्नी दरी बिछाते हैं। प्रेमा लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाई पड़ी है। बेटी तो मुंह फुलाई पड़ी है। रामस्वरूप बोलता है मुंह फुलाए, और तुम उसकी माँ किस मर्ज की दवा हो।
जैसे तैसे करके वे लोग पकड़ में आए हैं। अब तुम्हारी बेवकूफ़ी से सारी मेहनत बेकार जाए तो मुझे दोष मत देना। तो मैं ही क्या करूं, सारे जतन करके तो हार गई। तुम ही ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर चढ़ा रखा है। मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते नहीं। अपना जमाना अच्छा था, आ ई पढ़ ली, गिनती सीख ली और बहुत हुआ था स्त्री सुबोधनी पढ़ ली। सच पूछो तो स्त्री सुबोधनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, ऐसी बातें कि क्या तुम्हारी बीए एमए की पढ़ाई होगी। और आजकल के तो लक्षण ही अनोखे हैं। राम स्वरूप, ग्रामोफोन बाजा होता है ना, क्यों? दो तरह का होता है, एक तो आदमी का बनाया हुआ, उसे एक बार चलाकर जब चाहे तब रोक लो, और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ रिकॉर्ड, एक बार चढ़ा तो रुकने का नाम नहीं। हटो भी, तुम्हें ठिठोली ही सूझती रहती है। यह तो होता नहीं कि उस अपनी उमा को राह पर लाते। अब देर ही कितनी रही है उन लोगों के आने में। तो क्या हुआ क्या? तुम्ही ने तो कहा था कि जरा ठीक ठाक करके नीचे लाना। आजकल तो लड़की कितनी ही सुंदर हो, बिना टीम टाम के भला कौन पूछता है। इसी मारे मैंने तो पाउडर बॉटल उसके सामने रखा, पर उसे तो इन चीजों से ना जाने किस जन्म की नफरत है। मेरा कहना था कि आंचल में मुंह लपेट कर लेट गई। भाई मैं आज बाज आई तुम्हारी इस लड़की से, ना जाने कैसा इसका दिमाग है। वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो पाउडर का कारवार चलता है। यानी वो आपस में उस लड़की को के बारे में कहते हैं और उमा को तैयार करने के लिए, लेकिन उमा इन सब चीज़ों के बारे में विश्वास नहीं रखती। प्रेमा उसकी माँ उमा की कहती है, अरे मैंने तो पहले ही कहा था एंट्रेंस ही पास करा देते, लड़की अपने हाथ रहती और इतनी परेशानी ना उठानी पड़ती। पर तुम तो राम स्वरूप बात काटकर चुप चुप, दरवाजे जानते हैं तुम्हें कतई अपनी जवान पर काबू नहीं है। कल ही तो बता दिया था उन सब लोगों के सामने, जिक्र और ढंग से होगा, मगर तुम तो अभी से सब कुछ उगले देती हो। उनके आने तक तो ना जाने क्या हाल करोगी। प्रेमा, अच्छा बाबा मैं ना बोलूंगी, जैसी तुम्हारी मर्जी हो करना, बस मुझे तो मेरा काम बता दो। राम स्वरूप बोलता है, तो उमा को जैसे ही तैयार कर लो, ना सही पाउडर वैसे कौन बुरी है, पान लेकर भेज देना उसे। नाश्ता तो तैयार है ना? रतन का आना, तभी रतन उनका नौकर आता है। आ गया रतन, इधर ला, इधर बाजा नीचे रख दे, चद्दर खोल, पकड़ तो जरा इधर से चद्दर बिछाते हैं। प्रेमा, नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वे लोग ज़्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीज़ें बना दी हैं, फल रखे ही हैं, चाय तैयार है और टोस्ट भी है, मगर हाँ मक्खन तो आया ही नहीं। राम स्वरूप, क्या कहा? मक्खन नहीं आया? तुम्हें भी किस वक्त याद आई है? जानती हो कि मक्खन वाले ही दुकान दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सूझती ही नहीं। अब बताओ, रतन मक्खन लाए कि यहाँ का काम करे? दफ्तर के चपरासी से कहा था आने के लिए, सो नखरों के मारे। प्रेमा, यहाँ का काम कौन जाता है? कमरा तो सब ठीक ठाक ही है, बाजा सितार आ ही गया, नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा हुआ है, सो तुम्हें पकड़ा दूंगी, एक आध चीज खुद ले आना। इतनी देर में रतन मक्खन ले ही आएगा, दो आदमी ही तो है। राम स्वरूप, हाँ एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा खुद लड़का है। देखो उमा से कह देना कि जरा करीने से आए, ये लोग जरा ऐसे ही हैं। गुस्सा तो मुझे बहुत आता है इनके दकियानूसी ख्यालों पर। खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटी में जाते हैं, मगर लड़की जाते हैं ऐसी कि ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो। और लड़का बताया तो था तुम्हें, बाप से तो लड़का सभा से, बीएससी के बाद लखनऊ में ही पढ़ता है मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है, मतलब अपना है, वरना इस लड़कों और इनके बापों को ऐसी कोरी कोरी सुनाता कि ये भी, यानी कि वो जो राम स्वरूप के व्यक्तित्व का पता चलता है इन बातों से कि राम स्वरूप आज की सोसाइटी में रहने वाले लड़कियों की एजुकेशन को
बनाने वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद वो क्या है, वो उसको पढ़ाना नहीं चाहते। ठीक है। रतन, तो अब रतन जो अब तक दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा था, वो जल्दी जल्दी आता है। बाबूजी, बाबूजी क्या है? कोई आते हैं, दरवाजे से बाहर जाकर जल्दी मुंह अंदर करते हैं। अरे ए प्रेमा, वे आ भी गए। अरे तू यही खड़ा है बेवकूफ, गया नहीं मक्खन लाने? सब चौपट कर देगा। अबे उधर से नहीं, अंदर के दरवाजे से जा। और तुम जल्दी करो प्रेमा, उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी बस। यानी कि उसी समय क्या होता है कि वो आते हैं और पूरी घर की तैयारी चल रही होती है, और उस तैयारी के बावजूद वो क्या कहते हैं, तभी यहाँ तक जब नौकर प्रेमा से बोलता है कि मेहमान आ गए हैं, तो प्रेमा जल्दी जल्दी में जाती है और उसकी जो साड़ी है वो जमीन पर रखे हुए बाजे से अटक जाती है, और उधर वो भागती हुई जाने की कोशिश करती है। फिर वो उसका पैर उसमें उलझ जाता है, तो प्रेमा बोलती है ओहो, ये बाजा मैं नीचे ही रख गया कम। यानी वो नौकर जो बाजा रख गया है, वो नौकर को दोषी बताती है। तो इस पर रामस्वरूप कहता है तुम जाओ, मैं रखे देता हूँ जल्दी, कोई बात नहीं, जो टेढ़ा मेढ़ा हुआ है उसे मैं सही करके रख देता हूँ, रामस्वरूप कहता है। और प्रेमा जब ये कहती है और ऐसा कहकर वो चली जाती है, और जो रामस्वरूप जी है वो भी दरवाजे के निकट तक जाते हैं, और मेहमान जो आने वाले जो मेहमान हैं उनकी मेहमान नवाजी करने के लिए अपने आप को रेडी कर लेते हैं, और वो उनसे जाकर बोलते हैं आइए आइए, हाँ, और उनका स्वागत करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। तो बच्चों, अब तक हमने इस चीज़ को पढ़ा कि किस तरीके से रामस्वरूप ने अपने मेहमानों की आवागत के लिए अपने आप को कैसे प्रिपेयर किया है, और किस तरीके से उन्होंने अपने घर की जो सजावट है लड़की को दिखाने के लिए, एक जो लड़की के पिता की और माता की जो मानसिकता है उसको हमने जाना है कि घर में जब मेहमान आते होते हैं, लड़की को देखने के लिए आ रहे होते हैं, तो घर में किस तरह का वातावरण पैदा हो जाता है। दूसरी ओर हमने देखा कि जो शंकर के जो पिता हैं यानी गोपाल प्रसाद का व्यक्तित्व पता चलता है कि समाज में ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने आप को शिक्षित बताते हैं, लेकिन उनकी जो सोच होती है वो क्या होती है, रूढ़िवादिता वाली होती है। जैसे कि गोपाल प्रसाद हैं, पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, उनका अपने बच्चे को भी उन्होंने पढ़ाया लिखाया, लेकिन वो नहीं चाहते कि उनकी जो लड़की जो है, वो जो बेटे की बहू बनने वाली है, वो उस पढ़ी लिखी हो जो आगे बढ़ सके। वो आज के दौर में रहने के बावजूद भी पुरानी प्रॉपर्टी को मानने वाले व्यक्ति नजर आते हैं कि औरत को वो आगे किसी रूप में आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहती। और जो प्रेमा है वो ऐसी माँ है कि वो परिस्थिति से समझौता और अपने पति की हाँ में हाँ मिलाने वाली महिला, घरेलू एक महिला नजर आती है। इसके अलावा रामस्वरूप का व्यक्तित्व एक ऐसा व्यक्तित्व है कि कि वो उन्हें पढ़ी लिखी लड़की होने पर गर्व है, लेकिन समाज की परिपाटियों और समाज की रूढ़िवादियों की आगे इतना झुक जाते हैं कि वो अपनी लड़की की एजुकेशन को भी छिपा लेते हैं, जो कि उनका जो व्यक्तित्व है वो इस तरीके से अच्छा नहीं। जो प्रेमा का व्यक्तित्व है वो कैसा है कि समझौतावादी व्यक्तित्व है, जो अपनी परिस्थिति के साथ समझौता कर लेती है। इसके अलावा जो उनकी जो प्रेमा है, वो प्रेमा ऐसी लड़की है कि वो आज की परिपाटी के साथ आज के दौर से गुजरने वाली लड़की है, जो किसी भी परिस्थिति में रूढ़िवादिता से समझौता नहीं करती। वो नहीं चाहती कि झूठ की या फरेब के ऊपर रिश्तों को रखा जाए, इसलिए वो इसका विरोध करती है। वो बनावटी या दिखावटी जीवन चर्या में विश्वास नहीं रखती, इसीलिए वो किसी तरीके से पाउडर या मेकअप करने में विश्वास नहीं रखती। वो
जैसा उसका व्यक्तित्व है वह उसी में भरोसा रखती है। शंकर जो कि आधुनिक समाज का युवा पुरुष है, लेकिन खुद पढ़ा लिखा मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाला विद्यार्थी है, लेकिन उसकी सोच भी कैसी है, अपने पिता जैसी, गोपाल प्रसाद जैसी है। वो भी नहीं चाहता कि उसकी पत्नी पढ़ी लिखी आए जो उससे कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़े। वो उसे अपने एक घरेलू महिला की तरह ही रखना पसंद करता है। इस तरीके से हमने देखा कि प्रेमा, रामस्वरूप, गोपाल प्रसाद और शंकर, इन सब के व्यक्तित्व को हमने जाना कि समाज में और इस तरीके से हमारा एकांकिकी को एक के बाद एक तरीके से गति प्रदान हो। तो बच्चों आज मैं, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, मैं आपको इसको पार्ट्स में ही पढ़ाऊंगी कि एक एक पार्ट ख़त्म करूंगी ताकि आपको समझ में आए। फिलहाल आपको इतना ही समझना है कि जो उनका व्यक्तित्व है, जो कि उसका रामस्वरूप का व्यक्तित्व है, वो समझौतावादी है कि गोपाल प्रसाद के साथ गलत को मानते हुए भी समझौता कर लेते हैं, ठीक है। तो और गोपाल प्रसाद का व्यक्तित्व ऐसा है कि वो रूढ़िवादी है, जो कि मेरी दृष्टि में, अगर ये एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बनता है कि आपकी दृष्टि में गोपाल प्रसाद का इस तरीके का व्यवहार और रामस्वरूप का व्यवहार क्या उचित है, हमारी तो यानी कि हमारी दृष्टि में दोनों ही व्यवहार गलत हैं, क्योंकि गोपाल प्रसाद का स्त्रियों को आगे ना बढ़ने देना ये गलत है, जबकि रामस्वरूप का शिक्षित होने के बावजूद समझौता करना गोपाल प्रसाद के साथ ये भी अनुचित है, क्योंकि किसी को भी परिस्थिति के सामने समझौता नहीं करना चाहिए, बल्कि गर्व के साथ कहना चाहिए कि मैंने अपनी लड़की को शिक्षित किया। तो बच्चों आज मैं आपको यहीं तक पढ़ाऊंगी, आगे का चैप्टर नेक्स्ट टर्म में पढ़ाऊंगी। जय हिंद।